Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to the class. आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे. सो ट्रांसलेशन सारा जो टॉपिक है ट्रांसलेशन हम लिख लिख के पढ़ेंगे क्योंकि अपने आप में ये भी थोड़ा सा टिपिकल है ये टॉपिक. तो इस लेक्चर में आपको जितने भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि घरों में जब आप कुकिंग करते हो, खाना वगैरह बनाते हो, तो सबसे पहले आप रॉ मटेरियल जो है वो इकट्ठा करते हो, उसके बाद में खाना प्रिपेयर करते हो. वैसे ट्रांसलेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पहले हम लोग इस लेक्चर में वो देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होती है. तो ट्रांसलेशन होता क्या है? ट्रांसलेशन जो है, आपको पता है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है. ये डीएनए है. ये डीएनए है. डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए 5' to 3'. एमआरएनए मैसेंजर आरएनए जिसमें इंफॉर्मेशन इनकोड होती है. ठीक है. देन इससे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. क्या बोलते हो आप लोग इसको? ट्रांसक्रिप्शन. और देन इससे क्या बनता है? देन इससे बनता है प्रोटीन. देन फाइनली क्या बनता है? प्रोटीन. इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन. क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन. तो यहां पर एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है. ठीक है. तो यहां पर हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? एमआरएनए. इसके बारे में देखेंगे. और मैंने कहा था कि प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम हेल्प करते हैं, तो राइबोसोमल यानी आरआरएनए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. इसी के अलावा आरआरएनए के बारे में बस इतना सा है कि राइबोसोम जो है और प्रोटीन इनसे मिलकर बनते हैं. मेनली राइबोसोम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो राइबोसोम. इसके अलावा और क्या चाहिए हमें? टीआरएनए. इसके अलावा और क्या चाहिए हमें? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस. अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस. और इसी के साथ में और क्या चाहिए? अमीनो एसिड्स. ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें ट्रांसलेशन के लिए चाहिए. ये क्या है? ये रिक्वायरमेंट है. रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसलेशन. रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांसलेशन. और वी कैन से रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो इन सब के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे हम लोग. एमआरएनए के बारे में भी, राइबोसोम, फिर टीआरएनए, फिर अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेस, और फिर अमीनो एसिड्स के बारे में, एज वेल एज जेनेटिक कोड के बारे में भी. ठीक है. तो यहाँ पर इन सब के बारे में पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगी किस तरीके से एमआरएनए से प्रोटीन बनते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग डील करते हैं यहाँ पर राइबोसोम के बारे में, क्योंकि एमआरएनए तो हम लोगों ने कल देख लिया था कैसे बनता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, यूकैरियोट्स में कैसे कैपिंग पॉलीटेल होता है, कैसे एमआरएनए में होता है. तो पहले बात करते हैं हम लोग राइबोसोम के बारे में. राइबोसोम आपको पता है किसमें हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर, एसईआर, है ना, सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब पता है ना आपको. आरईआर राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट्स में कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स में कैसे होंगे, ये भी आपको पता है. प्रोकैरियोट के केस में 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था. और यूकैरियोट्स में कैसे होते हैं? यूकैरियोट्स में होते हैं 80s. ऐसे यानी स्वेटबर्ग यूनिट, तो ये कैपिटल से लिखी जाएगी. या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी इसको बोलते हैं. तो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में 70s है, तो इसके भी हम लोग देखते हैं तो दो सब यूनिट होती है, लार्ज और सब स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बनती है ये. लार्ज और स्मॉल सब यूनिट.
लार्ज सब यूनिट कितनी होगी? 50s। और सम स्मॉल सब यूनिट 30s। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये लार्ज और स्मॉल सब यूनिट जो होती हैं, क्या ये एडिटिव होती हैं? तो ये नॉन एडिटिव होती है। नॉन एडिटिव का मतलब इनको ऐड नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते। प्लस बोलते हैं ना, जैसे 50 और 30 हो गए 80, है ना, 80 में से 10 माइनस हो गया 70। आप ऐसे नहीं कर सकते, ये नॉन एडिटिव होती हैं। यहाँ आप अपना ये दिमाग लगा लो। बस ऐसे ही ध्यान रखना है, जो 70s जो ये राइबोसोम है, ये 50s और 30s स्मॉल और लार्ज सब यूनिट से मिलकर बनता है। लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि इनको जोड़ के मिलके बना। नॉन एडिटिव होती है ये। क्या होती है ये? नॉन एडिटिव। ये चीज ध्यान रखना, मैं लिखवा भी देती हूँ। नॉन एडिटिव, एडिशन नहीं कर सकते आप इनका। इसके अलावा ये जो 80s है, ये भी लार्ज और स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बनती है। तो जो लार्ज सब यूनिट होती है वो होती है 60s, और स्मॉल सब यूनिट जो होती है वो होती है 40s। लार्ज सब यूनिट कितनी होगी? ये होगी 60s, और स्मॉल सब यूनिट होगी 40s। ठीक है। राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं। किससे मिलके बनते हैं राइबोसोम? आरएनए प्लस प्रोटीन, इनसे मिलके बनते हैं क्या? राइबोसोम्स। क्लियर है? और ये जो स्मॉल सब यूनिट है और लार्ज सब यूनिट है, ये जो सब यूनिट्स होते हैं, ये कब एसोसिएट होते हैं? सब यूनिट्स एसोसिएट ओनली ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी ना, तब आप देखोगे कि जैसे ये एमआरएनए है, तो सबसे पहले लार्ज सब स्मॉल सब यूनिट बाइंड होगी, इसके बाद में फिर लार्ज सब यूनिट बाइंड होगी। इस तरीके से राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। एक होती है स्मॉल सब यूनिट और एक होती है लार्ज सब यूनिट। ठीक है। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना, सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट बाइंड होती है, देन लार्ज होती है। तो ये जो एसोसिएट होती है ना ये सब यूनिट, ये कब होती है? ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। अब यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने कहा, जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट के केस में 70s राइबोसोम होता है, जिसे मैंने कहा कि लार्ज और स्मॉल सब यूनिट इसकी कौन कौन सी होती हैं? लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। जो लार्ज सब यूनिट होती है ये होती है हमारी 50s, स्मॉल सब यूनिट होती है हमारी 30s, है ना। तो इसमें जो लार्ज वाली सब यूनिट होती है, ये किससे मिलके बनती है? 23s rRNA, इसके अलावा 5s rRNA, और इसी के साथ में प्रोटीन्स, इनसे मिलके बनती है। और स्मॉल सब यूनिट किससे मिलके बनती है? 16s rRNA एंड प्रोटीन्स, इनसे मिलके बनती है। अब जैसे आप देखते हो प्रोटीन कैसे बनता है, एक अमीनो एसिड जो है दूसरे अमीनो एसिड के साथ में जुड़ा हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड से। किसे जुड़ा है? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो प्रोकैरियोट के केस में जो ये पेप्टाइड बॉन्ड को ट्रांसफर करती है, वो कौन सी यूनिट करती है? 23s rRNA करती है। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी किसके पास होती है? इसके पास में 23s rRNA जो है, ये जो है, इसके पास में क्या एक्टिविटी होती है? इसके पास में होती है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी, ये इसके पास में होती है। क्या होती है? पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी इसके पास में प्रेजेंट होती है। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज यानी जो पेप्टाइड बॉन्ड को क्या करती है? पेप्टाइड बॉन्ड को जो ट्रांसफर करवाने में हेल्प करेगी। पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के बीच में फॉर्म होता है? पेप्टाइड बॉन्ड जो है फॉर्म होता है हमारे अमीनो एसिड्स के बीच में। ठीक है। अब जैसे इसको इनहिबिट करने के लिए कुछ इनहिबिटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
एक ड्रग होती है दैट इज क्लोरामफेनिकोल, एक ड्रग होती है क्लोरामफेनिकोल, क्लोरामफेनिकोल। ये इस यूनिट की इस पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी को ही क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है ये ड्रग। समझ में आ गया कि प्रोकैरियोट के केस में लार्ज सब यूनिट जो होती है उसमें 23S आरआरएनए होता है, उसके पास पेप्टाइड बॉन्ड ट्रांसफेरेज करने की एक्टिविटी होती है जो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन अगर क्लोरामफेनिकोल ड्रग अगर प्रेजेंट है तो वो इस एक्टिविटी को क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी। इसको कर देते हैं हाईलाइट। आई होप ये चीज आपको ध्यान रहेगी, इससे क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर यूकैरियोट्स के बारे में अगर देखें, नेक्स्ट स्लाइड में बता देती हूँ यूकैरियोट्स का। तो यूकैरियोट्स जो होते हैं, यूकैरियोट्स में क्या देखा हमने, राइबोसोम जो है 80S होता है, ये भी स्मॉल और लार्ज सब यूनिट से मिलकर बनता है। ये भी स्मॉल और लार्ज सब यूनिट से मिलकर बनेगा। लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। जो लार्ज सब यूनिट है, जो यहां पर लार्ज सब यूनिट है, तो लार्ज सब यूनिट यहां कितनी होती है, ये होती है 60S और स्मॉल सब यूनिट होती है हमारी 40S। ठीक है, इनसे मिलके हमारे यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम होता है 80S वो बनता है। लार्ज सब यूनिट दैट इज 60S इज मेड अप ऑफ it is made up of 28S rRNA and 5.8S rRNA एंड प्रोटीन्स, इनसे मिलके बनती है। और स्मॉल सब यूनिट मिलके बनती है किससे, 18S rRNA एंड प्रोटीन्स, इनसे मिलके राइबोसोम। क्योंकि मैंने क्या कहा, राइबोसोम जो है ये किससे मिलके बनते हैं, राइबोसोम जो है ये हमारे rRNA और प्रोटीन से मिलके बनते हैं। तो राइबोसोम के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं, तो राइबोसोम आप देख रहे हो ना, rRNA और प्रोटीन्स इनसे मिलके बनते हैं। क्लियर है, वही चीज मैंने वहां लिखी है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो 28S rRNA होती है जो लार्ज सब यूनिट होती है यूकैरियोट्स के केस में, ये क्या करती है, ये इनके केस में पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी रखती है। क्या रखती है, इसके पास होती है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी। लेकिन एक ड्रग है जिसका नाम है साइक्लोहेक्सामाइड। क्या नाम है, साइक्लोहेक्सामाइड। ये ड्रग इसको इनहिबिट कर सकती है। क्या कर सकती है, इनहिबिट कर सकती है किसको, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी को। यहाँ ए नहीं आई आएगा, हेक्सामाइड, साइक्लोहेक्सामाइड। तो इस एक्टिविटी को क्या कर सकती है, इनहिबिट कर सकती है, इसकी पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी ऑफ 28S rRNA। और इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका जो 80S राइबोसोम होता है वो किससे मिलके बनता है, 60S और 40S से, है ना। दूसरा ये पूछा गया कि एडिटिव होते हैं, नॉन एडिटिव होते हैं, तो ये नॉन एडिटिव होते हैं। तीसरा ये पूछा गया है कि लार्ज यूकैरियोट्स के केस में लार्ज सबयूनिट में से कौन सा rRNA जो होता है वो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी रखता है और कौन सा
एंटीबायोटिक या ड्रग जो है वो इसको इनहिबिट करना जानता है, तो साइक्लोहेक्सामाइड एंटीबायोटिक या ड्रग जो है ये इसके पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। क्लियर है? ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइबोसोम। नेक्स्ट किसके बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ पर? नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, स्ट्रक्चर कैसा होता है राइबोसोम का? तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। नीचे तो यहाँ पर आपकी प्रेजेंट होगी स्मॉल सब यूनिट इस तरीके से, स्मॉल सब यूनिट प्रेजेंट होती है। इस तरीके से, और ऊपर होती है आपकी लार्ज सब यूनिट। ऊपर वाली होती है लार्ज सब यूनिट। ये रुक जाओ, ये स्मॉल बनाते हैं, छोटी बना लेते हैं थोड़ी सी, वेट। ऊपर की तरफ होती है इस तरीके से लार्ज सब यूनिट, यहाँ पर प्रेजेंट होती है ये इस तरीके से एग्जिट साइट, फिर यहाँ पर प्रेजेंट होगी इस तरीके से पेप्टाइड एग्जिट साइट। इसके अलावा यहाँ पर पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी इस तरीके से, ठीक है। ये लार्ज सब यूनिट होती है, और देन यहाँ पर इस तरीके से स्मॉल सब यूनिट प्रेजेंट होती है राइबोसोम की, जैसे अभी पढ़ा ना, राइबोसोम में लार्ज और स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बनता है, ठीक है। स्ट्रक्चर पे इतना ध्यान मत देना, जो समझाया जा रहा है वो समझना। ये है स्मॉल सब यूनिट, नीचे वाली क्या है? स्मॉल सब यूनिट, ऊपर वाली है लार्ज सब यूनिट। अब है ना, एक एक शब्द सुनना है ना, बाद में ये डायग्राम में आपको ये लगने लग जाएगा क्या है ये डायग्राम, तो एक एक शब्द ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो है, यहाँ पर एक प्रेजेंट होती है आरएनए, आरएनए एग्जिट चैनल, आरएनए एग्जिट चैनल, और एक होता है एंट्री चैनल, आरएनए का एंट्री चैनल, ठीक है। यहां पर कौन कौन से साइट प्रेजेंट होते हैं? यहां पर 3 साइट होंगे, यहां पर ई साइट, पी और ए, ईपीए। जहां पर ए क्या है? ए है अटैचमेंट साइट, जहां पर कि जो चार्ज टीआरएनए वो अटैच होगा ऑफ चार्ज टीआरएनए। पी क्या है? पी है पेप्टाइड एग्जिट ग्रुप, और ई क्या है? ई है एग्जिट ग्रुप, ठीक है। ये 3 साइट यहां प्रेजेंट है। क्लियर है इतनी चीज? और यहाँ पर सबसे पहले जो स्मॉल सब यूनिट होते हैं ना, यही बाइंड करती है एमआरएनए से। सबसे पहले कौन बाइंड करता है? यही बाइंड करती है किससे? एमआरएनए से। थोड़ा सा नीचे की तरफ करके लिखती है, एमआरएनए भी बनाना है हमने। तो यहाँ पर पहले तो एमआरएनए बना देते हैं इस तरीके से, ये एमआरएनए है, ठीक है। स्मॉल सब यूनिट पहले बाइंड करती है एमआरएनए से, ये एमआरएनए का 5 प्राइम, ये 3 प्राइम एमआरएनए, राइट। और यहाँ पर ये आपको पता ही है, ये आरएनए का एग्जिट है चैनल,
और ये आरएनए का एंट्री चैनल है। ठीक है। और आरएनए भी कौन सा, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। इसी से क्या किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन को डिकोड किया जाता है इसी से, और प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इसी के अलावा यहाँ पर जो यहाँ पर ये होता है एग्जिट ग्रूव। ये आप देख सकते हो, जो ई है नीचे स्मॉल सब यूनिट में, इसी के जस्ट ऊपर क्या होगा, एग्जिट ग्रूव। ई यानी एग्जिट ग्रूव। इसके अलावा यहाँ पर ये होता है पेप्टाइड एग्जिट ग्रूव। और इसी के अलावा यहाँ पर ये क्या होगा, ये होगा, यहाँ पर ये होगा अटैचमेंट साइट। अटैचमेंट साइट। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर पेप्टाइड एग्जिट ग्रुप की यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी होती है। क्या होती है यहाँ पर, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी यहाँ होती है। इसी के अलावा यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर यहीं कहीं पर क्या प्रेजेंट होगा, यहीं कहीं पर प्रेजेंट होगा फैक्टर बाइंडिंग साइट। इसको कहाँ लिखें, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। यहीं कहीं पर प्रेजेंट होती है फैक्टर बाइंडिंग साइट। फैक्टर बाइंडिंग साइट, फैक्टर बाइंडिंग साइट यानी FBS यहाँ प्रेजेंट होती है। और ये तो आपको पता ही है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है ये अटैचमेंट साइट है चार्ज टीआरएनए की। तो ये A साइट है, ये P साइट है, और ये E साइट जो मैंने स्मॉल सब यूनिट में मेंशन किया वही मैंने लार्ज सब यूनिट में मेंशन कर दी। ठीक है, APA साइट। पेप्टाइडल ट्रांसफरेंस एक्टिविटी का मतलब जो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड ट्रांसफर करेगी। और फैक्टर बाइंडिंग साइट का मतलब क्या होता है, फैक्टर बाइंडिंग साइट का मतलब होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, आगे आप पढ़ोगे इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इलोंगेशन फैक्टर 1, तो ये जो ट्रांसलेशन फैक्टर्स होते हैं ये यहीं बाइंड करते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन फैक्टर साइट होती है ये। और यहाँ पर आपको देखोगे जब आगे, तो जीटीपी हाइड्रोलिसिस भी यहाँ देखने को मिलती है। जीटीपी हाइड्रोलिसिस जो है यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, आई होप इतनी चीज आप सभी को क्लियर है। देन बात करते हैं अब हम लोग, राइबोसोम देख लिया, बात करते हैं एमआरएनए। राइबोसोम डन, तो राइबोसोम को हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि राइबोसोम हम लोगों ने देख लिया है। अब बात करते हैं हम लोग एमआरएनए। एमआरएनए वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं एमआरएनए के बारे में। सेकेंड वन इज एमआरएनए। एमआरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। तो पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, प्रोकैरियोट्स के एमआरएनए के बारे में। पहले प्रोकैरियोट्स का एमआरएनए देखते हैं। तो प्रोकैरियोट्स का एमआरएनए कैसे होता है, इस तरीके से होगा। ठीक है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर जो है इधर 5 प्राइम के आसपास ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, आरबीएस। आरबीएस यानी राइबोसोम बाइंडिंग साइट। राइबोसोम बाइंडिंग साइट का मतलब क्या है, राइबोसोम, अभी जो मैंने कहा था ना कि प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम की जरूरत पड़ेगी, ये जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये पहले यहीं बाइंड करता है एमआरएनए पे, राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे। क्यों, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस तो एमआरएनए से होगी ना, ये एमआरएनए है हमारा, डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, तो एमआरएनए के जो बेस होते हैं ATGC जितने भी बेस होंगे इनको डिकोड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम बाइंड करता है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे। पहले स्मॉल सब यूनिट बाइंड करती है, इसके बाद लार्ज सब यूनिट बाइंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइबोसोम बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर सीक्वेंस जो होता है ना, क्योंकि आपको पता है कि एमआरएनए पर तो बेस लगे होते हैं, तो राइबोसोम बाइंडिंग साइट पर जो बेसिस लगे होते हैं, राइबोसोम बाइंडिंग साइट जो है यहाँ पर कौन कौन से आरएनडीपीज लगे होते हैं, वो हैं
ये ध्यान रखना आपने, आरएनटीपीज AGG ये लगे होते हैं, ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे लगे होते हैं। ये सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सीक्वेंस को बोलते हैं शाइन डेलगैरेनो सीक्वेंस, इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शाइन डेलगैरेनो सीक्वेंस जो है इसको कहा जाता है। क्लियर है। और ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, इसको ऊपर लिख देती हूँ कि इसको शाइन डेलगैरेनो सीक्वेंस बोलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसको यहाँ पर लिख लेना। इसको क्या बोलते हो आप लोग, इसको बोलते हो शाइन डेलगैरेनो सीक्वेंस। शाइन डेलगैरेनो सीक्वेंस। अब राइबोसोम बाइंडिंग साइट यानी राइबोसोम यहाँ पर बाइंड करेगा। राइबोसोम में भी कौन सा राइबोसोम, राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट यहाँ बाइंड करता है। कौन सा, स्मॉल सब यूनिट। तो ये स्मॉल सब यूनिट आया राइबोसोम का यहाँ पर बाइंड करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या, ये स्मॉल सब यूनिट है। अब स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कौन सी थी, राइबोसोम हमारा क्या होता है, राइबोसोम हमारा होता है प्रोकैरियोट्स के केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में राइबोसोम क्या है, प्रोकैरियोट्स के केस में राइबोसोम हमें पता है कि 70S है, 50S और 30S से मिलके बनता है। तो यानी कि ये कौन सी स्मॉल सब यूनिट है, ये 30S होगी। और 30S जब मैंने यहाँ पर दिखाया था तो ये 16S rRNA कंसिस्ट करके रखती है, यानी इसके अंदर rRNA भी होगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है rRNA भी होगा इस राइबोसोम के अंदर 16S। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये यहाँ पे इस तरीके से ये इसका होगा 5' एंड और ये होगा 3' एंड और ये है 16S rRNA, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो राइबोसोम बाइंड किया, क्यों बाइंड किया होगा, क्योंकि जो AGGU जो कि आपके प्रोकैरियोट का mRNA, ये क्या है, ये प्रोकैरियोट का mRNA है। ये प्रोकैरियोट के mRNA का जो शाइन डेलगैरेनो सीक्वेंस है, शायद इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होगा तभी तो जाके बाइंड कर गया। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है ए के कॉम्प्लीमेंट्री UCCUCCA, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर इसलिए ये बाइंड कर जाता है। इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एंटी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, एंटी शाइन डेलगैरेनो सीक्वेंस इसको कहा जाता है। कहाँ प्रेजेंट है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद में राइबोसोम इसको स्कैन करते जाएगा, लेकिन प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर स्टार्ट कोडोन कहीं प्रेजेंट होगा AUG, ठीक है, कहीं यहाँ पर स्टॉप कोडोन प्रेजेंट होगा UAA हो सकता है। देखो स्टार्ट कोडोन क्या होता है, स्टार्ट कोडोन जो है ये जनरली AUG होता है, और स्टॉप कोडोन क्या होता है, स्टॉप कोडोन जो है जनरली, अब देखो यूकैरियोट्स में मिथ्योनिन हो जाएगा, प्रोकैरियोट्स में फॉर्माइल मिथ्योनिन होता है, ये डिफरेंस होता है क्योंकि फॉर्माइल ग्रुप लग जाता है उसके ऊपर। और स्टॉप कोडोन तो हमारे मेनली आपको पता ही है, UAA हो सकता है, UGA हो सकता है, UAG, 3 ही यूनिवर्सल स्टॉप कोडोन है, ठीक है। तो स्टार्ट टू स्टॉप कोडोन के बीच में ही ये स्टॉप कोडोन है, ये स्टार्ट, इनके बीच का जो सीक्वेंस है यहीं से प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक और चीज कि प्रोकैरियोट्स में आपको पता है सारा प्रोसेस कहाँ चलता है, क्योंकि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब कहाँ होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब साइटोसोल में होता है। सो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है ये एक साथ चलते हैं साइमल्टेनियस, यानी एक के बाद एक तुरंत। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। तो ये क्या होते हैं, ये साइमल्टेनियसली होते हैं। अब प्रोकैरियोट्स का mRNA देख लिया, अब यूकैरियोट्स का mRNA देखते हैं। यूकैरियोट्स में तो आपको पता है किस तरीके से हमारा सेल है, ये क्या है, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ था, DNA से RNA बना था, और RNA भी पूरा प्रोसेसिंग के साथ, मतलब जिस तरीके से RNA बाहर आया था तो यहाँ पर कैपिंग लगी हुई थी, पीछे पोली ए टेल लगी हुई थी, इस तरीके से mRNA आया था हमारा साइटोसोल में।
और मतलब यानी कि यहाँ पर साइटोसोल में ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन कहाँ होता है? साइटोसोल में। तो अभी यहाँ पर जितना भी हम लोग चीजें पढ़ेंगे सब साइटोसोल में ही घट रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर इसका mRNA यूकैरियोट्स का। यहाँ पर 5 प्राइम पे कैपेड है, 3 प्राइम पर यहाँ पर इस तरीके से पोली ए टेल प्रेजेंट है। 3 प्राइम पे क्या प्रेजेंट है? पोली ए टेल प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट है। स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट है। और यहाँ कहीं ना कहीं जो है स्टॉप कोडोन प्रेजेंट है। UAG मान लेते हैं, चलो स्टॉप कोडोन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रांसलेटेड रीजन है जिसका कि ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनेगा वो स्टार्ट टू स्टॉप कोडोन के बीच का रीजन ही ट्रांसलेटेड रीजन है। बाकी ये जो रीजन है ये 3 प्राइम के साइड पे ये वाला जो रीजन है ये अनट्रांसलेटेड रीजन है, UTR यानी अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन। और ये वाला भी जो रीजन है ये भी ट्रांसलेट नहीं होगा, ये भी जो है ये 5 प्राइम UTR है। ट्रांसलेट कौन सा होता है? स्टार्ट टू स्टॉप कोडोन के बीच का जो रीजन है वही ट्रांसलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 प्राइम कैप पे क्या होता है? 5 प्राइम कैप पे जो है सबसे पहले कौन बाइंड करता है? 5 प्राइम कैपिंग के पे सबसे पहले यहाँ पर जो है स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम के आके बाइंड कर जाएंगे। इसके पास EPA साइट होती है, तो ये स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम की। और यूकैरियोट्स में कौन सी स्मॉल सब यूनिट होती है? 40S होती है। कौन सी होती है? 40S होती है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आगे जब जाएगा आपका राइबोसोम तो यहाँ पर इसको एक सीक्वेंस देखने को मिलेगा। क्या? यहाँ पर देखिए जैसे AUG है आपका, ये AUG के बगल में ये सीक्वेंस आपने ध्यान रखना है, ठीक है। AUG के बगल में इधर G होता है और इधर G होता है। स्टार्ट कोडोन के इधर G होता है, इधर G होता है। आगे पीछे कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। आगे पीछे से मान लो यहाँ पर N न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इधर भी N न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर देखो क्या सीक्वेंस हो गया। अभी इस पूरे सीक्वेंस को आप देखना, ये सीक्वेंस हो गया N G और फिर AUG भी है आपका, स्टार्ट कोडोन भी है AUG। इसके बाद में फिर यहाँ पर GG और NN का मतलब है एनी न्यूक्लियोटाइड। तो इस सीक्वेंस को आप लोग क्या बोलते हो? इस सीक्वेंस को आप लोग बोलते हो कोजेक सीक्वेंस। क्या बोलते हो? कोजेक सीक्वेंस। थोड़ा सा आगे जब आपका बढ़ेगा यहाँ पर राइबोसोम तो क्या करेगा? इस कोजेक सीक्वेंस को स्क्रीन करेगा। क्या करेगा? स्क्रीन करेगा या स्कैन करेगा इस कोजेक सीक्वेंस को। तो ध्यान रखना यूकैरियोट्स के में कोजेक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में क्या प्रेजेंट होता है? शाइन डेलगेरनो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। ये चीज यहाँ से mRNA से ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि इनके केस में जो 16S rRNA है इसके पास में एंटी शाइन डेलगेरनो सीक्वेंस होता है। इसी के साथ में राइबोसोम के पास में राइबोसोम बाइंडिंग साइट जो कि यहाँ पर शाइन डेलगेरनो सीक्वेंस रहा होगा। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे tRNA के बारे में। थर्ड वन इज tRNA। देखिए रिक्वायरमेंट्स में mRNA भी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग tRNA के बारे में। tRNA यानी ट्रांसफर RNA। ट्रांसफर RNA, अडेप्टर RNA और अडेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर देखते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखते हैं पहले, जो कि क्लोवर लीफ लाइक होता है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पहले क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं। मेनली काम यहाँ पर टी शेप वाला करता है। तो पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं ना। इस तरीके से होता है कुछ कुछ, इस तरीके से।
इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 3' वाली सबनेट जो है ये लार्ज होती हैं, 5' वाली होती है छोटी, इस तरीके से। फिर इसके बाद में फिर यहाँ पर इस तरीके से, फिर यहाँ पर इस तरीके से, देन यहाँ पर ये इस तरीके से, एंड देन ये इस तरीके होगा, ये इस तरीके से, एंड यहाँ पर फिर एंटी कोडोन लूप प्रेजेंट होगा। इसके अलावा ये यहाँ पर वेरिएबल रीजन प्रेजेंट होगा इस तरीके से। इस तरीके से कुछ कुछ आपका जो है क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और यहाँ पर ये 3' पर ये यहाँ पर एडाप्टर आर्म होती है, CCA, ये प्रेजेंट होता है, ये आपका 5' होता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से क्लियर है। इस तरीके से यहाँ पर ये सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर ये वाला होता है डाई हाइड्रोक्सी यूरेडिन, ये वाला क्या होता है, DHU, डाई हाइड्रोक्सी यूरेडिन, क्लियर है। इसके अलावा ये होता है आपका वेरिएबल लूप। ये क्या होता है, ये होता है वेरिएबल लूप, बोल सकते हो, रीजन बोल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट होगा, इसी के साथ में यहाँ पे इसके अलावा ये टी साई लूप होता है, शूडो टी शाई सी, ये शाई शाई का साइन बना है बीच में, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। दोबारा बना देती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो टी शाई सी लूप, ठीक है, यानी शूडो। इसके अलावा यहाँ पर ये वाला जो रीजन होगा ये एंटी कोडोन होगा। क्या होगा, एंटी कोडोन लूप यहाँ प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एंटी कोडोन लूप जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, क्लियर है। इसके अलावा जो आपका tRNA होता है ना, इसको sRNA भी बोलते हो आप लोग। एक और चीज ऐड कर लो ना, कर लो आप लोग इसमें, वेट वेट वेट, इसको आप लोग sRNA भी बोलते हो, यानी कि सोल्यूबल या सुपर नेटेंट RNA। और एडेप्टर मॉलिक्यूलर एडेप्टर RNA तो इसको आप बोलते ही बोलते हो, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये है आपका डाई हाइड्रोक्सी यूरेटिन, इसकी फुल फॉर्म लिखवा देती हूँ, डाई हाइड्रोक्सी यूरेटिन। अब इसको डाई हाइड्रोक्सी यूरेटिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस तरीके से डी शेप का होता है, इसलिए इसको डाई हाइड्रोक्सी यूरेटिन बोल देते हैं, ठीक है। डाई हाइड्रोक्सी यूरेटिन, ठीक है। क्या होता है इसका, डाई हाइड्रोक्सी यूरेटिन, क्योंकि यहाँ डाई यूरेटिन होगा, तो इसको डी लूप भी बोलते हो आप लोग एक तरीके से, यूरेडिन यूरेडिन, वेट, डाई हाइड्रोक्सी यूरेटिन या फिर डी लूप, या फिर डी लूप, ठीक है, क्लियर। इतनी, और कितने बेस पेयर स्टेम का होता है, 4 बेस पेयर, 4 बेस पेयर, ठीक है। क्लियर है। डाईहाइड्रोक्सी यूरेडिन नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसके पास में डाईहाइड्रोक्सी यूरासिल प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे,
डाई हाइड्रोक्सी यूरासिल जो है ये प्रेजेंट होंगे। इसका टी साई सी लूप क्यों नाम पड़ा है? टी का मतलब है यहाँ पर थाइमिन, साई का मतलब है शूडो यूराडिन एंड साइटो सिन। ठीक है, ये कितने बेस पेयर का होते हैं? 5 बेस पेयर का। क्लियर है? 5 बेस पेयर इसमें होते हैं एंड 7 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 7 क्या होते हैं? 7 इसमें अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? एंड दिस लूप contain ribosome binding site. What it contain? It contain ribosome binding site. इसके अलावा एंटीकोडोन लूप ये 5 बेस पेयर स्टेम का होता है। ठीक है, इसी के अलावा इसी में 7 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड होते हैं, क्योंकि आप ये मत सोचना यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से यूराडीन एडेनिन ये सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर इस आरएनए में। तो 7 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड होते हैं एंड देन 3 बीच में होंगे मिडल न्यूक्लियोटाइड जो कि किसके साथ जो कि एंटीकोडोन फॉर्म करेंगे। अब इनको एंटीकोडोन क्यों कहा जाता है मैं भी बताती हूँ आप लोग को, वेट 2 मिनट के लिए वेट करना। नेक्स्ट कंसेप्ट यही देखेंगे हम लोग कि एंटीकोडोन लूप का क्या कंसेप्ट है। और ये जो है ये यहाँ पर CCA सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये एक्सेप्टर आर्म है। ये क्या है? ये एक्सेप्टर आर्म है। ठीक है, ये CCA जो होता है ये कंजर्व सीक्वेंस होता है, यूनिवर्सली कंजर्व सीक्वेंस आप कह सकते हो। ये हमारा यूनिवर्सली कंजर्व सीक्वेंस है। ये क्या है? ये यूनिवर्सली कंजर्व्ड सीक्वेंस या कंजर्व्ड अमीनो एसिड भी कह सकते हो। ठीक है, ऐड कौन करता है इसको? CCA एडिंग एंजाइम। CCA है ना, तो CCA एडिंग एंजाइम ऐड करता है। CCA एडिंग एंजाइम जो है ये इसको ऐड करता है। ठीक है, कब ऐड करेगा? ड्यूरिंग देयर मैच्योरेशन। और बिना किसी टेम्पलेट के ऐड करता है, ये जरूर ध्यान रखना। जो CCA एडिंग एंजाइम होता है, यहाँ लिख देती हूँ, CCA एडिंग एंजाइम क्या करेगा? ऐड CCA to tRNA after maturation। आफ्टर, ये यहाँ पर थोड़ा सा होच पोच हो गया, जस्ट अ सेकेंड, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखवाती हूँ मैं, क्योंकि फिर आप जब पढ़ोगे तो आपको फिर ये समझ में नहीं आएगा। ये वाली चीज मैं बाद में लिखवाती हूँ, पहले एंटीकोडोन वाला कंसेप्ट समझा देती हूँ। तो यहाँ पर 3 कोडोन प्रेजेंट होंगे। 3 कोडोन कैसे प्रेजेंट होंगे? लेट सपोज यहाँ पर आपका प्रेजेंट है, लेट से UCC, और आपको पता है यहाँ पर ये tRNA क्या करता है, यहाँ पर एक तो देखिए ऊपर से ये इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पर CC एडिंग एंजाइम, यहाँ अमीनो एसिड आके ऐड होंगे। कौन ऐड होंगे? यहाँ पर एक्सेप्टर आर्म है, तो यहाँ पर एक तो अमीनो एसिड ऐड होंगे आके। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये आपका mRNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम mRNA, तो इस mRNA और tRNA भी इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये थर्ड कोडोन एंटीकोडोन, ये 1। mRNA में क्या प्रेजेंट होंगे? mRNA प्रेजेंट होंगे कोडोन। कोडोन जैसे यहाँ G प्रेजेंट है, यहाँ G प्रेजेंट है और यहाँ पर A प्रेजेंट है, तो ये फर्स्ट कोडोन, ये सेकंड कोडोन, ये थर्ड कोडोन। फर्स्ट कोडोन जो है tRNA के थर्ड एंटीकोडोन से बाइंड है, सेकंड से ही बाइंड है और थर्ड फर्स्ट से बाइंड है। तो कोडोन से बाइंड कर रहे हैं बेसिस, इसलिए इनको एंटीकोडोन कहा जाता है। क्लियर है? आई होप ये चीज आप सभी को क्लियर है। सो 5 प्राइम से CAA ये 3 प्राइम पे है। ठीक है, तो यहां पर 3 प्राइम एंड इज यूनिवर्सली कंजर्व्ड
amino acid, it is CCA, है, ये मैंने CA कर लिया, it is CCA adding enzyme that add it by template independent manner। बिना टेम्पलेट को यूज किए जो है CCA एडिंग एंजाइम इस CCA को ऐड कर देती है tRNA में। CCA ये जो 3' एंड पे है is added to 3' end of tRNA during its maturation। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? तो ये हम लोगों ने देखा क्या, ये हम लोगों ने देखा इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देन बात करते हैं हम लोग tRNA के टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में। tRNA का जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे कि वो अमीनो एसिड को लेके आता है और उसके बाद में किस तरीके से यहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो वो tRNA का टर्शरी स्ट्रक्चर करता है। 3D स्ट्रक्चर इसको बोल सकते हो आप। इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका स्ट्रक्चर आपका बेसिकली होता है, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर ना कहीं डिस्क्रिमिनेटर आर्म भी होते। क्या होती है? डिस्क्रिमिनेटर आर्म। ठीक है, तो ये एल शेप का होता है स्ट्रक्चर, इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ये एल शेप का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। ठीक है, किस शेप का होता है? एल शेप का। और यहाँ पर इसके जब अमीनो एसिड बाइंड हो जाते हैं तो इसको बोल देते हैं हम लोग चार्ज्ड tRNA, और बाइंड नहीं होते तो इसको बोल देते हैं अनचार्ज्ड tRNA। ये अमीनो एसिड को बाइंड कौन एंजाइम करवाता है इस tRNA से? ये है एल शेप का, ये tRNA हमारा। कौन बाइंड करवाता है? इससे बाइंड करवाता है अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। अब लेट्स सपोज कि अगर आपको सेरिन ऐड करना है तो सेराइल अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज, लाइसिन ऐड करना है तो लाइसाइल अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज। तो आपको पता है कि आपके पास में 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, तो आपके पास में 20 अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज होते हैं, लेकिन tRNA होते हैं 35। तो ऐसे कैसे काम चलता है? तो जैसे मान लो ये 35 tRNA, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जस्ट अ सेकेंड, 30 है। ठीक है, 35 है, लेट सपोज 1 2 3 4 5, ये मैं एल शेप के tRNA बना रही हूँ, इस तरीके से 35 है। अमीनो एसिड 20 है, तो 20 अमीनो एसिड, तो मान लो ये इतने ही 20 tRNA, लेट सपोज ये 20 है ना, तो 20 तो इसी से बाइंड कर जाएंगे, बाकी कैसे बाइंड करेंगे? और 20 ही एंजाइम है। तो ऐसा होता है कि जैसे एक ये अमीनो एसिड, ये 2 tRNA, मान लो इससे भी एडेनिन बाइंड, इससे भी लेट सपोज ग्लाइसिन अमीनो एसिड बाइंड कर गया, और इससे भी लेट सपोज ग्लाइसिन बाइंड कर गया। तो 2 से जो है एक अमीनो एसिड बाइंड कर सकता है, क्योंकि अमीनो एसिड 20 है और tRNA ज़्यादा है। और यहाँ पर एंजाइम भी सेम काम करेगी, ग्लाइसाइल अमीनो एसिड ट्रांसफेरेज। ठीक है, तो क्योंकि 2 अमीनो एसिड पे 2 tRNA पे, ये 2 tRNA ना 3D स्ट्रक्चर है tRNA का, सेम अमीनो एसिड डले हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग आइसो एक्सेप्टिंग आर्म। क्या बोलते हैं? आइसो एक्सेप्टिंग आर्म। और यहीं पर क्या प्रेजेंट होते हैं? यहीं पर ना डिस्क्रिमिनेटर होते हैं, डिस्क्रिमिनेटर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इन्हीं के पास में प्रेजेंट होते हैं जो आइसो एक्सेप्टिंग सेम सेम न्यूक्लियोटाइड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन अमीनो एसिड के पास में और क्या प्रेजेंट होता है? डिस्क्रिमिनेटर आर्म जो है ये भी प्रेजेंट होती है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर एक चीज बताऊं, जैसे कि जो आरआरएनए है, इसकी प्रोसेसिंग कौन करता है? एमआरएनए की तो हम लोगों ने देख लिया, कैपिंग वगैरह। तो आरआरएनए की प्रोसेसिंग जो है एसएनओ आरएनए करता है। एसएनओ यानी स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए। और जो टीआरएनए है ना, इसकी प्रोसेसिंग कौन करता है? टीआरएनए की जो प्रोसेसिंग है ये करता है राइबो न्यूक्लियस पी। कौन करता है? राइबो न्यूक्लियस पी करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर यहीं कहीं नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अच्छा, अमीनो एसिड्स के बारे में आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा। अमीनो एसिड के बारे में बताना जरूरी है क्या? वरना मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करवा देती हूँ आप लोग को अमीनो एसिड की, क्योंकि नेक्स्ट हमारा अमीनो एसिड्स आते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट अमीनो एसिड्स आते हैं। तो अमीनो एसिड जो है ये अलग अलग होते हैं, एलिफैटिक, एरोमेटिक, ठीक है। तो इनकी मैं पूरी लिस्ट आप लोग को एट द एंड दे दूंगी अमीनो एसिड की, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा एलिफेटिक, आर्जिन, ग्लाइसिन, एलेनिन, फिर उसके बाद में हाइड्रोक्सिल में सेरेन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन। तो वो तो आपको खुद लिख लिख के प्रैक्टिस करने होते हैं ना, तो वो एक लिस्ट में अमीनो एसिड के आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। देन यहाँ पर मैंने आप लोग को जेनेटिक कोड जो है इनकी लिस्ट शेयर कर दी है। तो ये कैसे बनते हैं, देखिए, इधर UCAG ये लिखना है, फिर UCAG लिखना है। तो यहाँ पर देखिए U तो 4 बार यहाँ पर U ये आ जाएगा। इसके बाद C और U तो CU। इसके बाद में फिर A और U, फिर AU। फिर उसके बाद में G और U, फिर GU, इस तरीके से। फिर उसके बाद में UCAG, फिर UCAG, लास्ट में UCAG और UCAG, इस तरीके से, ठीक है। कौन किसके लिए इनकोड करते हैं? देखिए, ये पहले दो फिनाइल एलेनिन के लिए, UAUG ल्यूसिन के लिए। तो जिनको मन है जेनेटिक कोड याद करने का वो कर सकते हो, ठीक है। सो आइसो एक्सेप्टिंग आर्म का तो मैंने कंसेप्ट आपको बता ही दिया। आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए कि जैसे एक ये है मेरे पास में टीआरएनए, एक ये है, एक ये टीआरएनए है, एक ये टीआरएनए है। एक ही हमारे पास में यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर टोटल मैंने क्या कहा, 35 टीआरएनए होते हैं। तो यहाँ पर अमीनो एसिड 20 होते हैं और अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज भी 20 होती है। तो यहाँ पर दो अमीनो एसिड जो हैं, दो जो टीआरएनए वो सेम अमीनो एसिड को ले सकते हैं। लेट सपोज यहाँ भी सेरीन है, यहाँ भी सेरीन है, सेम अमीनो एसिड है, और इंजाइम भी एक ही है, सेराइल अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। क्योंकि ये सिंथेटेज है तो ये किसको यूज कर रही होगी? एटीपी को यूज कर रही होगी। ये चीज आपने ध्यान रखना। एटीपी यूज कैसे? एटीपी को हाइड्रोलाइज कर रही होगी किसमें? एएमपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेरीन अमीनो एसिड के साथ में एएमपी भी लगता है, ठीक है। क्या लगता है? एएमपी भी लगता है। कौन लगा देता है? ये एंजाइम आके लगा देता है, ठीक है। अब ये चार्ज टीआरएनए हो गए हमारे। क्या हो गए ये? चार्ज टीआरएनए। समझ में आई बात? इतनी सी कहानी है कि जैसे हमारे पास में इस तरीके से टीआरएनए है, ये क्या है? टीआरएनए। अभी तक ये काम नहीं करेंगे। कब तक? जब तक ये अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज नहीं आ जाती। ये अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज क्या करती है? ये अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज जो है ये जानती है, जैसे मान लो यहाँ पर बहुत सारे अमीनो एसिड है, आर्जिनिन, लाइसिन, सेरिन, लाइसिन, बहुत सारे अमीनो एसिड हैं। तो ये इन अमीनो एसिड को उठा के इस टीआरएनए को दे सकती है, लेकिन ऐसे नहीं देती। ये पहले एटीपी को यूज करेगी। किसको यूज करेगी? एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगी। एटीपी को हाइड्रोलाइज करके एटीपी को किस में कन्वर्ट कर देती है? एएमपी में, प्लस दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होते हैं।
फिर ये क्या करती है, इस एएमपी को पकड़ती है और एक अमीनो एसिड को पकड़ती है और इसको जाके किसको दे देती है, ये एंजाइम आराम से जाती है इस अमीनो एसिड के पास में, इसको अमीनो एसिड भी दे देती है और एएमपी भी दे देती है। तो अब ये क्या हो जाता है, अभी हो जाता है चार्ज्ड टीआरएनए। ठीक है, समझ में आई। और ये टीआरएनए फिर अपना जो एमआरएनए के एंटीकोड, और अमीनो एसिड वही आता है जो हमारा जो एमआरएनए है ना उसके कॉम्प्लीमेंट्री वही अमीनो एसिड आएगा। इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इस तरीके से अमीनो एसिड आते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, और इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता चला जाता है और प्रोटीन बन जाता है आपका। क्लियर है इतनी चीज, किस तरीके से चीजें चलती हैं। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अमीनो एसाइल अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज के बारे में। अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज जो है 20 टाइप्स की होती है। कैसे काम करती है, जैसे हमारा ये अमीनो एसिड है, मान लो सेरिन अमीनो एसिड है या लाइसिन, कोई भी अमीनो एसिड मान लो, प्लस हमारे पास में टीआरएनए है। तो ये क्या करती है, तो ये हमारी यहाँ पर जो है टीआरएनए जिसको सेरिन चाहिए है, तो ये क्या करती है, ये अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो है ये सेरिल अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज क्या करती है, ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करती है एएमपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और जो अपना यहाँ पर टीआरएनए है, ये टीआरएनए मैंने पूरा स्ट्रक्चर ही बना दिया, इस टीआरएनए को क्या देती है, सेरिन दे देती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाता है आपका चार्ज टीआरएनए। क्या हो जाता है, चार्ज टीआरएनए। क्लियर है। इतनी चीज क्लियर है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस चलते हैं ना, सबसे पहले यहाँ पर होता है एडिनाइलेशन। वैसे इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, बस एक बेसिक सा मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। जैसे इस तरीके से अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इतना मैं डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज का। जहां पर यहाँ पर तो आपका प्रेजेंट होगा क्या, यहाँ पर आपका प्रेजेंट होगा इस तरीके से, ये आपका टीआरएनए है, जहाँ पर सी सी ए रीजन होता है। राइबोसोम शुगर भी होते हैं क्योंकि आरएनए तो राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा ही होगा। तो इधर ये ध्यान रख लेना, राइबोस शुगर भी होगी कहीं ना कहीं। और राइबोस शुगर पे अगर है ना, आपको पता है 2 प्राइम भी होता है राइबोस शुगर में, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम भी होता है। तो 2 प्राइम पर अगर एडिनाइलेशन हो रहा है तो टाइप 2, और 3 प्राइम पे हो रहा है तो टाइप 3 इसको कहा जाता है। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 इसी बेसिस पे क्लासीफाई किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर मेन चीज आप ये ध्यान रखो, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका जो है, इसको हटा देती हूँ मैं, सिंपल सा रखते हैं कंसेप्ट, ज़्यादा टिपिकल नहीं बनाते। ये टीआरएनए हमारा, बस इतना ध्यान रखो, ये टीआरएनए है। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉकेट होती है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, एडिटिंग पॉकेट, जो क्या काम करती है, प्रूफ रीडिंग का काम करती है कि अगर गलत अमीनो एसिड आ गया तो उसको हटा देगी। तो ये प्रूफ रीडिंग का काम करती है। ये होती है आपकी कैटालिटिकल पॉकेट, जो कि मेन काम करती है। ये कौन सी होती है, कैटालिटिकल पॉकेट होती है। दो पॉकेट होती है, ध्यान रखना, एक कैटालिटिक पॉकेट और एक एडिटिंग पॉकेट, दो पॉकेट है। स्ट्रक्चर किसका बन रहा है, ये अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज का स्ट्रक्चर किसका है, स्ट्रक्चर है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये देखने को मिलता है जो एडिटिंग पॉकेट होती है ना, ये क्या करती है,
यहाँ पर ये अमीनो एसिड प्लस AMP, ठीक है। मान लो इसको क्या नाम है इसका, TRNA। तो ये जो TRNA है, लेट सपोज इसको चाहिए था आपका ग्लूटामेट चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये अमीनो एसिड भी ग्लूटामेट ही है प्लस AMP। तो यहाँ पर आके ये ऐड कर दिया जाएगा, यहाँ पर आके ये ऐड कर दिया जाएगा। अगर गलत आ गया तो एडिटिंग पॉकेट जो है इसमें जाके ये फंस जाएगा, गलत आ गया तो एडिटिंग पॉकेट में जाके फंस जाएगा और इसको वहां से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शनिंग देखने को मिलती है। तो अमीनो एसिड ऐसे ही काम नहीं करेगा, AMP यहाँ पर यूज की जाएगी क्योंकि ATP को यहाँ पे हाइड्रोलाइज करके AMP जो है वो यहाँ से अमीनो एसिड के साथ बाइंड होती है और फिर यहाँ पर जाके बाइंड कर जाएगा अमीनो एसिड प्लस AMP। तो ये हमारा TRNA क्या हो जाएगा, चार्ज TRNA, चार्ज TRNA। मेन यही चीज जो मैंने यहाँ बताई यही आगे बताई, बस ये बताया मैंने कि जो आपकी अमीनो एसाइल TRNA सिंथेटेज होती है इसके पास में दो पॉकेट होती हैं, एक होती है कैटालिटिक पॉकेट और एक होती है एडिटिंग पॉकेट। एडिटिंग पॉकेट जो है प्रूफ रीडिंग का काम करती है और कैटालिटिकल पॉकेट ही अमीनो एसिड के साथ अमीनो एसिड AMP बाइंड करके फिर उसको TRNA तक पहुंचाने का काम करती है। क्लियर है? आई होप इस चीज में आप किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। एक कंसेप्ट आता है आपको वुबेल हाइपोथेसिस का, वो मैं अभी बता देती हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको कोडोन और एंटी कोडोन का कंसेप्ट करवाया है। तो वुबेल हाइपोथेसिस का एक कंसेप्ट आता है, वुबेल हाइपोथेसिस। क्या होती है वुबेल हाइपोथेसिस? जैसे मैंने TRNA आपको बताया है ना, TRNA का इस तरीके से मैंने बताया कि TRNA आपका इस तरीके से होता है, कुछ कुछ स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से होता है। और यहाँ पर ये थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, यहाँ पर ये एंटीकोडोन होगा, ये एंटीकोडोन लूप है। और यहाँ पर ये आपका mRNA है, 5' एंड 3' एंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लेट सपोज यहाँ प्रेजेंट है आपका AUG और यहाँ प्रेजेंट है लेट सपोज यहाँ पर ACG मान लेते हैं। लेट सपोज यहाँ प्रेजेंट है, वेट, लेट सपोज यहाँ पर कोडोन अपना मान लेते हैं CGC प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या प्रेजेंट होगा, GCG प्रेजेंट होगा। तो ये कोडोन है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड ये थर्ड। तो ये जो है ना, ये वाली पोजीशन, इस पोजीशन पर अगर कुछ गलती हो जाए, यानी एंटी कोडोन की फर्स्ट पोजीशन और कोडोन की थर्ड पोजीशन, कोडोन का तो थर्ड पोजीशन ही है ना और एंटी कोडोन का फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ कोई गलती हो जाए ना चल जाता है। लेकिन एंटी कोडोन के थर्ड पोजीशन और कोडोन के फर्स्ट पोजीशन पे गलती नहीं होनी चाहिए। थर्ड पोजीशन जो ये मैंने कहा ना, ये वाला, यहाँ पर और कौन अगर कोई गलती हो गई, जैसे कि विबल हाइपोथेसिस, जैसे साइटोसिन है, ये एंटीकोडोन लूप में मैं बता रही हूँ, एंटीकोडोन लूप में जो साइटोसिन है, तो ये कोडोन लूप में किससे अगर कोई होगा ग्वानिन, अगर उससे बाइंड करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर बता देती हूँ, 1 2 3 4 5। एडेनिन किससे बाइंड कर सकता है, ग्वानिन, यूरासिल, ये किससे बाइंड, इनोसिन, ये किससे बाइंड कर सकते हैं। तो अगर एडेनिन जो है एंटीकोडोन का, एडेनिन जो है जो कि फर्स्ट है, एंटीकोडोन फर्स्ट, अगर कोडोन से यूरासिल से बाइंड करता कोई दिक्कत नहीं है। ग्वानिन यूरासिल साइटोसिन से बाइंड करता कोई दिक्कत नहीं है। यूरासिल एडेनिन ग्वानिन से बाइंड करता कोई दिक्कत नहीं। इनोसिन एडेनिन यूरासिल या साइटोसिन से बाइंड करता तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी वुबेल हाइपोथेसिस। क्या ये हमारी वुबेल हाइपोथेसिस। क्लियर है? इसी के अलावा एक मैंने आपको बताया था ना पॉलीसिस्टोनिक मल्टीसिस्टोनिक, वो दोबारा रिपीट करवा देती हूँ मैं आपको। वैसे तो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ वाला कंसेप्ट आपको।
कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स होते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। अब आप समझ जाओगे किस तरीके से होते हैं। अब जैसे ये मान लो ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, mRNA है। mRNA में यहाँ पर प्रेजेंट होती है राइबोसोम बाइंडिंग साइट। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट होगा, AUG, UAA, फिर AUG, फिर UAA, फिर AUG, फिर UAA। देख रहे हो कितने प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। एक ओपन रीडिंग फ्रेम ये है जहाँ से प्रोटीन बनेगा, एक ओपन रीडिंग फ्रेम ये है जहाँ से ये डिकोड होगा mRNA का, ये एक ओपन रीडिंग फ्रेम ये है। तो यहाँ पर कितने मल्टीपल ओपन रीडिंग फ्रेम है, क्या है, मल्टीपल ओपन रीडिंग फ्रेम जहाँ से प्रोटीन बनेगा। ओपन जहाँ से जीन जो है वो सिंथेसाइज होगा, जीन एक्सप्रेस होगा, तो इसलिए इसको पॉलीसिस्ट्रोनिक कहते हैं। जबकि यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, जबकि यूकैरियोट्स जो होते हैं ये मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं। क्या होते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं। जहाँ पर किस तरीके से आपको पता है कैपिंग होती है 5 प्राइम पे, इसके अलावा 3 प्राइम है, यहाँ पर जो है आपका GAUG स्टार्ट साइड होती है आपकी। इसके अलावा यहाँ राइबोसोम बाइंडिंग साइट होगी और यहीं कहीं पे ही स्टॉप साइट आपकी प्रेजेंट होती है। तो एक ही ओपन रीडिंग फ्रेम प्रेजेंट है, सिंगल ओपन रीडिंग फ्रेम, इसलिए क्या है ये मोनोसिस्ट्रोनिक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इसके बाद नेक्स्ट इसका कंटिन्यूएशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।